नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका चौथा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चौथा चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 3 चैप्टर पहला, दूसरा और तीसरे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, उनका सॉल्यूशन हमने देख लिया था। अब हम इस चौथे चैप्टर को राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम इस चैप्टर का अंक विभाजन यहां पर देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी यहां पर होगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां पर होने वाला है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला प्रश्न है, वो आधा अंक का होगा, रिक्त स्थान वाला भी आधा अंक का होगा और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। और कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसके साथ में आपको अथवा में भी प्रश्न मिलने वाला है। क्लियर? ये तो वह इसका अंक विभाजन। अब हम बढ़ते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर लेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण नियत रहता है, वेग नियत रहता है, कण की चाल नियत रहती है। इनमें से कौन सा सही है, यहां पर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हम एक डायग्राम आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ये मैंने क्रॉस के जो निशान से मैं एक चुंबकीय क्षेत्र दिखाया है, इसकी डायरेक्शन तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब यहां पर कोई आवेशित कण गति करता हुआ इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। जब वो प्रवेश करता है तो उसका पथ किस प्रकार का होगा, उनमें से कौन कौन सी राशियां चेंज हो जाएगी। तो देखिए, आवेशित कण की जो प्रारंभिक दिशा है वो ये है, आवेशित कण इस डायरेक्शन से इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। अब देखिए, जब वो इसके अंदर प्रवेश करता है तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश करेगा उसका जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाएगा। उसका जो पथ है वो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार रूप धारण कर लेगा। ये जो आवेशित कण है वो गति करता हुआ जैसे ही अंदर पहुंचेगा तो उसके ऊपर एक चुंबकीय बल काम करेगा जो कि उसके केंद्र की ओर लगता है। चुंबकीय बल काम करेगा और अलग अलग स्थितियों में जैसे ही वो दूसरी स्थिति में पहुंचेगा बल की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी। क्लियर? तो ये मैंने बल की दिशाएं दिखाई है अलग अलग स्थितियों के अंदर। अब यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिए, जो इसका वेग होता है उसकी डायरेक्शन इसकी स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में होती है। ठीक है? इसको मिलने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है mv²/r इस पर लगने वाले चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो यहां से देखिए v बराबर आ जाता है Q/b/r/m। अब यहां पर देखिए जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, कौन कौन सी राशियां चेंज होती वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये गलत ऑप्शन है, कण की दिशा में परिवर्तन होता है। त्वरण नियत रहता है, तो देखिए त्वरण में एक्चुअल में वेग में परिवर्तन यदि नियत रहता है तो यहां पर जो त्वरण है उसकी दिशा चेंज हो रही है।
हर एक क्षण पर दिशा चेंज होती है, इस कारण से त्वरण भी नियत नहीं रहता। और ये किस वजह से? क्योंकि त्वरण की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होती है, केंद्र की ओर होती है, तो दिशा लगातार बदलती है। वेग नियत रहता है, ये भी नहीं रहता, क्योंकि वेग भी दिशा पर निर्भर करता है। ये भी एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन इसकी स्पर्शरेखीय दिशा में होती है, तो ये भी लगातार चेंज होता रहता है। कण की चाल नियत रहती है, बिल्कुल सही बात है। केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके वेग की दिशा को बदलता है, तो डायरेक्शन यहाँ पर बदलती रहती है और चाल यहाँ पर नियत बनी रहेगी। चाल यहाँ पर क्या बनी रहेगी? नियत बनी रहेगी। एक नियत त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ये चक्कर लगाता है, तो v यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। चाल है वो क्या रहेगी? नियत रहेगी। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर और एक आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इनको भी हम क्लियर कर देते हैं। वोल्ट मीटर का काम होता है दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर का मापन करना। ये दो बिंदुओं के मध्य का क्या मापता है? विभवांतर का मापन करता है, ठीक है। जबकि एमीटर है वो किसी सर्किट में से बहने वाली धारा का मापन करता है। ये कौन से क्रम में संयोजित होते हैं? तो इनका संयोजन भी देखें यहां पर। वोल्टमीटर समांतर क्रम में संयोजित होता है। वोल्टमीटर समांतर क्रम में संयोजित होता है, जबकि जो एमीटर है वो श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। क्लियर? अब हम बात करें आदर्श स्थिति में प्रतिरोध इनके। आदर्श स्थिति में प्रतिरोध, तो जो वोल्टमीटर है वो समांतर क्रम में जुड़ना चाहिए, उसमें से कम धारा बहनी चाहिए। तो आदर्श स्थिति में इसका जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए, जबकि एमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए। तो देखिए यहां पर अनंत और शून्य आएंगे, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। फिर देखें धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? हमारे पास में एक धारावाही कुंडली है, इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है। तो जो ऊर्जा है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यहां पर ऑप्शन बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ होगा। उसका पथ कैसा होगा? देखिए जो चुंबकीय बल है Fm बराबर होता है QVB sin थीटा, और यहां पर हमें यहां बता रखा है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो Fm है वो QVB होगा, जो कि उसके परपेंडिकुलर काम करता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर लेंगे। ये जो Fm और B है ये एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। Fm और वेग की जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे के लंबवत रहती है। ये हमें पता चलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से। चलिए मैं देखो अभी आपको इसको समझा देता हूं। देखिए हमने यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस के निशान से दिखाया है, और जो वृत्ताकार पथ है वो आवेशित कण का दिखाया है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार है जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर है, और जो मध्यमा है वो वेग की दिशा में। तो अंगूठा बल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके कारण से जो कण है उसका पथ है वो वृत्ताकार हो जाएगा। तो यहां पर वृत्ताकार पथ पर कण गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व 100 फेरों वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो देखिए जो वृत्ताकार कुंडली होती है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हमारे को पूछी गई है। तो वर्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर देखें,
बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r अपॉन 2r। यहां पर n बराबर है एक नहीं है 100 है। n की जो वैल्यू है वो है 100। r का जो मान है वो है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम 0.1 मीटर पुट कर सकते हैं। I की जो वैल्यू है वो है 1 एम्पियर, तो इन्हीं की आवश्यकता होगी। तो चलिए यहां से हम इनका मान पुट कर देते हैं। म्यू जीरो का जो मान होता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n का मान हमें दे रखा है 100, i का मान 1, 2 इंटू r का मान 0.1। तो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर पुट कर देंगे। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया है, और यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और ऊपर पुट कर देंगे। तो 2 पाई का मतलब हो गया 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि स्मॉल एम चुंबकीय आघूर्ण और बी चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण होता है। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रख दें तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करेगा। ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कुछ समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहां पर हम रखेंगे एक चुंबकीय द्विध्रुव, और जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो इस तरीके से रखा हुआ है। ये हमारे पास में एक चुंबक की भांति हमने चुंबकीय द्विध्रुव को, तो इसके उत्तरी ध्रुव पर बल लगेगा। ये हमारे पास में उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, तो इसके ऊपर बल काम करेंगे। ये F1, तो ये प्लस में MB, ये माइनस में MB। ठीक है, ये बल काम करते हैं। तो कुल बल तो इसके ऊपर काम करता है 0। कुल बल कितना काम करेगा? F1 प्लस F2 सदिश रूप में लिखेंगे तो कुल बल का जो मान है F है वो 0 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, और जो बल आघूर्ण होता है वो होता है MB साइन थीटा। MB साइन थीटा, या टो वेक्टर बराबर M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। क्लियर? तो यहां से हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आएगा। ऑप्शन आप एक बार देख लेंगे, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, बी ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तो इनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ये हमने इसी वीडियो के अंदर पहले भी समझा दिया है कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करता है तो उनको आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो यहां से R बराबर निकल जाएगा mv अपॉन QB। तो अल्फा कण और की त्रिज्या, अल्फा कण के पथ की त्रिज्या है ये, ठीक है, और प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या, प्रोटॉन की त्रिज्या यहां पर पथ की त्रिज्या है ये, ठीक है। तो R अल्फा बट्टे में R प्रोटॉन, R अल्फा के लिए M अल्फा, और देखो यहां पर दोनों का जो वेग है वो समान है, तो V बट्टे में Q अल्फा। चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों के लिए समान है, बट्टे में MP V बट्टे में QP बट्टे में B। तो यहां से आप ध्यान देंगे M
अल्फा बट्टे में एम पी इंटू क्यू पी बट्टे में क्यू अल्फा। एम अल्फा प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हम एम मान लें तो 4m बट्टे में एम। क्यू पी प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश हम प्लस में ई मान लें तो इससे दुगुना होता है। ठीक है, तो इनका यहाँ पर आप रेशियो देखेंगे 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, एक चल कुंडली जो धारा मापी होती है उसकी धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला हम ये जानते हैं, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता को हम एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फाई अपॉन में आई के बराबर होता है, और वहां से हमारे पास में एन ए बी अपॉन में सी फॉर्मूला निकलता है। तो देखिए यहाँ पर एन फेरों की संख्या, एन यहाँ पर हमारे पास में होती है फेरों की संख्या। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि फेरों की संख्या यदि आप बढ़ाते हैं तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाती है। ये यहाँ पर है कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारा सुग्राहिता भी इंक्रीज हो जाएगी। बी यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो भी धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। और सी यहाँ पर ऐंठन नियतांक है, ऐंठन नियतांक, तो ऐंठन नियतांक को कम करने पर धारा सुग्राहिता बढ़ती है। तो एन ए बी को बढ़ाने पर धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ती है, एन ए और बी को बढ़ाने पर, इन तीनों राशियों को बढ़ाकर और सी को घटाकर, घटाने पर जो एस आई है वो इंक्रीज होगा। क्लियर? तो यहां पर उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चल कुंडली धारा मापी को एक वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जाता है। देखिए, चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी को एक उच्च प्रतिरोध से संयोजित करेंगे। प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, और उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, क्रम कौन सा जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक के तार से स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। हमारे पास में एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है और उस तार से कुछ दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर क्रिएट हो रहा है वो है बी। चुंबकीय क्षेत्र कितना क्रिएट हो रहा है, बी उत्पन्न हो रहा है। अब हमारे को ये कहा गया है कि धारा को नियत रखते हुए आप पथ की त्रिज्या को क्या कर दें, पहले वाले की आधा कर दें। अब त्रिज्या हो गई है r/2, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए, एक धारावाही चालक तार के कारण से उससे कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका फॉर्मूला होता है B = μ0I/2πr, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब नई स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको मैं B' से पुट कर दूं, जो कि μ0I/2
2 पाई r डैश के बराबर होगा। यहाँ पर r डैश है वो r/2 के बराबर है, तो b डैश बराबर μ0 I बट्टे में 2 पाई r/2, तो b डैश बराबर 2b। 2b हमारे पास में आ चुका है, तो चुंबकीय क्षेत्र है वो पहले वाले से दुगना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा ज्ञात करने के लिए F बराबर QVB वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। B की विमा F बट्टे में QV की विमा होगी, F बट्टे में QV की विमा, या आप F बराबर ILB साइन थीटा वाला फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो बल की विमा M1L1 T-2, आवेश की विमा A1 T1, v यहां पर वेलोसिटी होती जिसकी विमा L1 T-1। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए m की घात 1, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो L की घात 0। देखो ये वाला जो T है बट्टे वाला T1 और T-1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो T की घात -2, 1 की घात -1, तो M1 L0 T-2 A-1 ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र इनमें से किससे उत्पन्न किया जा सकता है? तो एक गतिमान आवेश है, यदि कोई त्वरित गति कर रहा है या नियत वेग से गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, तो यहां पर डी आ जाएगा। ए और बी दोनों यहां पर सही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा? देखिए, चुंबकीय बल हम क्या जानते हैं? चुंबकीय बल को हम Fm बराबर Q V B साइन थीटा के रूप में जानते हैं, और यहां पर जो थीटा का जो मान है कि जो नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है, तो v और B के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री। तो Fm बराबर QVB साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान होता है 0, तो बल का मान हो जाएगा 0। बल का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए, धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को कहते हैं कि जो धारा मापी है उसमें एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, तो इसको क्लियर कर लें कि एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को हम φ में I से लिख सकते हैं। इसको हम धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। धारा मापी का दक्षतांक, धारा मापी के दक्षतांक की जो डेफिनेशन है वो यही है कि प्रति एकांक विक्षेप के लिए प्रवाहित धारा मापी का दक्षतांक कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक तार की त्रिज्या a है, इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार की सतह पर चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो देखिए, एक बार इसको समझ लें आप, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक हमारे पास में इस तरीके से तार है, ये मोटा तार हमने यहां पर दिखा दिया है, और इस तार में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I एम्पीयर की, इसमें से टोटल धारा का प्रवाह हो रहा है। और ये जो हमने यहां पर तार लिया है, इस तार की जो रेडियस है वो स्मॉल r है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है
वो हमारे पास स्मॉल a है, ठीक है। तो इसकी सतह के ऊपर ही चुंबकीय क्षेत्र हमारे को पूछा गया है कि इसकी सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी स्पर्श रेखीय दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, कितना होगा उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए एम्पियर के नियम से ज्ञात करते हैं कि B इंटू DL। तो DL यहाँ पर टोटल DL मतलब लंबाई हो जाएगी 2πa बराबर हो जाएगा समेशन μ0 इंटू समेशन I। तो I यहाँ से टोटल धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो μ0I बट्टे में 2πa आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे μ0I अपॉन 2πa, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ही दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होगी। तो एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनों का पुंज है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक समूह है, और वो जो समूह है वो आगे चलकर किस टाइप का पथ धारण कर लेगा। तो देखिए यहां पर एक पथ है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं, तो यहां पर इनके मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यहां पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा, तो ये दूर फैल जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो जो पुंज है उसकी प्रकृति है वो अपसारी प्रकृति होने वाली है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में कण का पथ किस टाइप का होने वाला है। क्लियर। तो देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र देखिए यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने इस दिशा में लिया है, और इससे कुछ एंगल थीटा के ऊपर यदि चुंबकीय जो आवेशित कण है वो यदि गति करता है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से एक बल लगेगा जो इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम करेगा। लेकिन एक जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत दिशा में घूमने का प्रयास करेगा, लेकिन इसके एंगल विशेष के कारण से इसका जो पथ है वो एक स्प्रिंग नुमा, कुंडली नुमा, या हम कह सकते हैं सर्पिलाकार टाइप में पथ हो जाएगा। तो इस टाइप के पथ पर आवेशित कण गति करता है। क्लियर। देखो इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं कि चुंबकीय बल Fm बराबर होता है QVB साइन थीटा। ये जो चुंबकीय बल है ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। यदि थीटा 0 होता है तो चुंबकीय बल है Fm है, इसका मान 0, और जो कण का पथ है, कण का पथ ये रहेगा रेखीय। जिस दिशा में कण गति कर रहा है कण उसी दिशा में ही गति करता रहेगा। फिर यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो Fm मैक्सिमम काम करेगा, चुंबकीय बल अधिकतम काम करेगा QVB, और ये बल है वो आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम करेगा। तीसरी स्थिति है कि यदि इस थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो जो बल है Fm बराबर QVB साइन थीटा के रूप में ही काम करेगा, और इसका जो पथ है वो हो जाएगा कुंडली नुमा पथ, कुंडली नुमा पथ होगा। क्लियर। तो ये हमने क्लियर कर दिया है अलग अलग स्थितियों के अंदर इनके जो पथ हैं वो किस प्रकार के होने वाले हैं। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा I और उत्पन्न विक्षेप थीटा में संबंध होता है। तो देखिए किसी चल कुंडली धारामापी के अंदर जो
उसका सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को मैं थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर दूं कि चल कुंडली धारा मापी पर दो तरीके से टो काम करता है। एक तो काम करेगा एम बी साइन थीटा के रूप में, एम बी साइन फाई के रूप में, और यहां पर फाई बहुत छोटा होता है तो हम इस, या थीटा ले लो, यहां पर हमने थीटा लिया है तो थीटा ले लेते हैं। तो थीटा अति अल्प होने की स्थिति में, जब थीटा बहुत छोटा हो तो जो साइन थीटा है उसको हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा जब बहुत छोटा हो तब साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। तो टो बराबर आ जाएगा हमारे पास में एम बी थीटा, और एक टो काम करता है सी इंटू फाई के रूप में, सी इंटू फाई के रूप में यहां पर काम करेगा, सी इंटू थीटा के रूप में। एक बार सॉरी, इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि जो चल कुंडली धारा मापी होता है उसमें जो थीटा होता है उत्तेजित चुंबकीय क्षेत्र के कारण से 90 डिग्री होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो हमारे पास में दो बल आघूर्ण आए हैं, एक ऐंठन के कारण से और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के कारण से जो बल लगते हैं उसकी वजह से। दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे तो एम बी बराबर आ गया है सी थीटा, और एम का जो मान होता है वो एन आई ए के बराबर होता है, और यहां से हमारे पास में आई बराबर आ जाएगा सी अपॉन में एन ए बी इंटू में थीटा। तो यहां पर आई और थीटा है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वर्ती लूप धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल एम है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम यहां पर कैपिटल एम से लिखा जा रहा है, कई जगह पर स्मॉल एम से, यहां पर कैपिटल एम दे रखा है, जो कि एन आई ए के बराबर होता है। एन फेरों की संख्या, आई धारा और ए क्षेत्रफल। अब नई स्थिति के अंदर धारा लूप की जो त्रिज्या है वो आधी कर दी जाती है। नई स्थिति में जो त्रिज्या है वो पहले वाली त्रिज्या की, पहले जो त्रिज्या थी वो हम आर ले लें तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब नई जो त्रिज्या है वो पहले वाली त्रिज्या की आधी है, तो नया जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4। नया जो बल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है एम डैश बराबर एन आई ए डैश, तो एन आई ए डैश की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4, और ये है एम, तो m/4 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/μ0 के रूट का जो मान है वो कितना है। देखिए विद्यार्थियों, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो μ0 होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और एप्सिलॉन नॉट होता है 1/4 पाई, सॉरी यहां पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुणा 10 की घात 9। और यहां से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये प्रकाश के वेग के बराबर वैल्यू आने वाली है। आपस में देखिए तो
इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग लगा दे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/μ0। तो यहाँ से 9 गुणा 10 की घात 9 बट्टे में 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा, क्योंकि 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा 9। अब इसका अंडरूट यदि हम कर देते हैं तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का अंडरूट बराबर आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8। ये मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से, और अब हम आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर 1% इस चैप्टर में से आने वाला है, तो उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि समांतर धारावाही चालकों से समान दिशा में धारा प्रवाह से उनके मध्य कौन सा बल काम करता है, जबकि विपरीत दिशा में धारा प्रवाह से उनके मध्य कौन सा बल काम करता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए समान दिशा में जब धारा का प्रवाह होता है तो वहां पर आकर्षण बल काम करता है, आकर्षण बल कार्यरत होगा, और जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला काफी महत्वपूर्ण है। आप इंपॉर्टेंट इसको मानकर चलें, इसको ध्यान में भी रखें। फिर देखिए चल कुंडली धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके कोण से क्रम में कैसा प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो इसको भी क्लियर करें। एमीटर में रूपांतरित करने के लिए समांतर क्रम में, क्रम तो कौन सा होगा, समांतर क्रम होगा, और समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। हमने एमीटर वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए पहले ही देख लिया, अभी हमने ये देख लिया एमीटर वाला। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। अब देखिए कि धारामापी के प्रत्येकांक धारा प्रवाह से उत्पन्न विक्षेप को हम क्या कहते हैं, इसको भी समझ लें। प्रति एकांक धारा प्रवाह से उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है, फाई बट्टे में आई। इसको हम कहते हैं धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। फिर देखें धारामापी के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टता आरोपित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप कहलाता है। तो इस स्थिति में हम उसको वोल्टेज सुग्राहिता कहेंगे कि V बट्टे में फाई बट्टे में V, फाई बट्टे में V, इसको हम कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता इसको कहा जाएगा। ओके, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है गाउस। क्या होता है, गाउस होता है। ठीक है, और एक जो टेस्ला होता है, एक जो टेस्ला होता है उसमें 10 की घात 4 गाउस होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि एम्पियर के नियम का गणितीय रूप क्या होगा। जो एम्पियर है उसके नियम का गणितीय रूप क्या होगा, तो एम्पियर का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का μ0 गुणा होता है। तो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू μ0 समेशन I के रूप में होता है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है अगला वो बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप वाला क्वेश्चन है, और मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, μ0 अपॉन 4 पाई I
dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप होता है। ये 1 नंबर में आपको, वैसे इस चैप्टर में से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में से आपको पूछा जा सकता है कि बायो सावर्ट का नियम इनमें से कौन सा सही है, कौन सा रूप उसका सही है। 3 रूप गलत देंगे, 1 रूप सही दे देंगे, तो उसको आपको सही करना होगा। अब देखिए कि विद्युत परिपथ में एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इनका जोड़ने का जो क्रम है वो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पर पूछा गया है। ये यहां पर क्रम 2 बार आ जाएगा, इसको 1 को हम हटा देते हैं। ओके, अब हम वापस नवे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि 2 समांतर धारावाही चालकों से 1-1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उनके मध्य की दूरी 1 मीटर लेने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए इसको भी आप समझ लें, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम F बट्टे में L से लिखेंगे, जो कि μ0 I1 I2 बट्टे में 2 पाई d के द्वारा लिखी जाती है। यदि यहां पर I1 I2 और d इन तीनों का मान है, आप 1-1 रख देंगे तो यह आ जाएगा μ0 अपॉन 2 पाई बल लगेगा, जो कि हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन। क्लियर, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखे एल लंबाई और आई धारा वाले चालक पर लगने वाला बल क्या होगा। इसको भी क्लियर करें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम कोई धारावाही चालक रख दें तो उसके ऊपर बल लगता है ILB साइन थीटा, और यहां पर जो थीटा है वो है 90 डिग्री लंबवत रखा हुआ है, तो F का जो मान आएगा वो ILB ही आएगा। F की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ILB के रूप में ही प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से। इस चैप्टर में से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहां पर आने वाला है, उसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो यहां पर कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, और उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इनको आप अभी ही सॉल्व कर लीजिए, दिमाग में इनको फिट बैठा लीजिए। तो देखिए क्या है, 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है कि निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना का वर्णन करो। कि जो धारा मापी है उसके बारे में आपको बताना है, उसका चित्र भी बताना है। सिद्ध कीजिए कि धारा मापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। आपको उसमें से बहने वाली धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती, ये वाला रिलेशन भी आपको सिद्ध करना है, या आपको यहां पर धारा मापी के सिद्धांत के रूप में ये वाला रिलेशन आपको प्रूफ करना होता है। क्लियर। तो ये जो धारा मापी से संबंधित क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, तो इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। फिर देखिए 2 समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F बट्टे में L बराबर होता है μ0 I1 I2
बट्टे में 2πd इस वाले रिलेशन को आपको प्रूफ करना है और इसी के आधार पर ही 1 एम्पीयर की सैद्धांतिक परिभाषा देनी है। बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 एम्पीयर की यहाँ पर सैद्धांतिक परिभाषा की जगह अंतरराष्ट्रीय परिभाषा आ जाती है, मानक परिभाषा भी आ जाती है। तो आपको यहाँ पर मानक परिभाषा पूछी जा सकती है, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पूछी जा सकती है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए इसके अलावा बायो सावर्ट के नियम का सूत्र का सदिश रूप, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यह आपको हो सकता है कि आधे अंक वाले क्वेश्चन के अंदर ही पूछ लिया जाए। फिर बायो सावर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार पास की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। ये वैसे काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ये 4 अंक के क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि यहां से ही पूछ लें कि किसी धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन भी कई बार मिल सकता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए कि एम्पीयर का परिपथीय नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो एम्पीयर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप हम पहले भी इस वीडियो में बता चुके हैं। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर μ0 समेशन आई। साथ में आप देखें किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो एक लंबी प्रणालिका के लिए उसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला B बराबर μ0 NI आपको फाइंड आउट करना होगा। विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है वो 2023 की बोर्ड एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है, बट फिर भी आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए जो अंतिम क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर, ये जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में बनाते हुए गतिमान है। तो इसके पथ की त्रिज्या व चूड़ी अंतराल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थियों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इस साल बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उससे हमने इस प्रश्न को लिया है और इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए बात आती है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन हम कहाँ से करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन है BCS अकेडमी, आप ये गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए। इसके हैंड रिटन नोट्स आप लेंगे तो इनका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों इन जो वीडियोज हमने तैयार किए हैं, तैयार कर रहे हैं, ये आपके सहयोग से ही हो पा रहे हैं। आप इन वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम तुरंत अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने साथियों के साथ में, अपने स्कूल के ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अगला वीडियो हम जल्दी से जल्दी ला सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।